सो वेलकम टू ASP/MVC। इस सेशन से हम फिल्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। ASP/MVC में फिल्टर्स क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम थियोरेटिकली जानेंगे कि एक्चुअली ASP/MVC के अंदर फिल्टर्स यानी एक्शन फिल्टर्स क्या हैं और उनका क्या काम है, देन हम उसे प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट पे बताया जा रहा है इन ASP/MVC अ यूजर रिक्वेस्ट इज राउटेड टू द appropriate controller and action method. However, there may be a circumstances where you want to execute some logic before and after an action method executes. ASP/MVC provides filters for this purpose. आसान लफ्ज़ों में अगर बात करें तो आप जब भी ASP/MVC पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एज वी नो कि उस पर हमारे पास एक एक्शन मैथड है, ठीक है, जो कि कंट्रोलर पे मौजूद है और व्यू है और हमारा मॉडल है। तो अगर तुम कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो जो एक कंट्रोलर और व्यू के दरमियान होना चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल तुमने इंडेक्स को व्यू पर लेकर आए और इंडेक्स को व्यू पर लाने के बाद तुम चाह रहे हो कि व्यू के आने से पहले तुम यहाँ पर कोई लॉजिक बनाओ और लॉजिक बनाने के बाद उस लॉजिक के मुताबिक तुम्हारा काम हो। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? फिल्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्शन फिल्टर्स। तो इसको मजीद आसान लफ्जों में देखें तो एन एक्शन फिल्टर इज एन एट्रीब्यूट दैट यू कैन अप्लाई टू अ कंट्रोलर एक्शन और एन इंटायर कंट्रोलर दैट मॉडिफाइज द वे इन विच द एक्शन इज एग्जीक्यूटेड। यानी सबसे पहला जो हमारे पास हिस्सा है या टाइप है, उस टाइप को हम एक्शन फिल्टर कहते हैं। एक्शन फिल्टर से मुराद ये है कि जिस तरह से हम HTTP वर्ब को इस्तेमाल करते थे, यानी HTTP गेट, HTTP पोस्ट, जो कि हम कंट्रोलर के एक्शन मेथड के ऊपर लिखा करते थे, तो इसी तरह से एक्शन फिल्टर्स भी लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसके जरिए से क्या कर रहे हो आप कि अपने इंटायर कंट्रोलर को मॉडिफाई कर रहे हो कि वो किस तरह से एक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सो द ASP/MVC फ्रेमवर्क इंक्लूड सेवरल एक्शन फिल्टर्स, ठीक है। जो ASP/MVC के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एक्शन फिल्टर्स मौजूद हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज हैंडल एरर, सेकंड इज आउटपुट कैशे एंड थर्ड वन इज ऑथराइज्ड। तो सबसे पहले हम इस सेशन पे देखेंगे कि एक्चुअली एक्शन फिल्टर्स क्या हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हैंडल एरर से क्या मुराद है और ये किस तरह से हमारे कंट्रोलर और व्यू के दरमियान चीज़ों को एग्जीक्यूट करके विजिबल करवा रहा होता है। लेट्स सी। तो एक प्रोजेक्ट है जो कि MVC टेम्पलेट के साथ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है filters_MVC। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने व्यू पर, और व्यू के अंदर हमारे पास एज यूजुअल एक फोल्डर होता है शेयर्ड का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने टेम्पलेट ऐड करवाया था। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनी हुई होती है जिसको हम कहते हैं error.cshtml। मैं इसे ओपन करता हूँ और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक टैग है और H1 के टैग में एरर लिखा हुआ है एंड सेकेंड टैग में एन एरर अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। तो ये वो फाइल है जिस फाइल को हम यूज़ करेंगे हैंडल एरर करने के लिए, ठीक है। यानी जब आप फिल्टर्स एक्शन फिल्टर को यूज करके इस व्यू को प्रोड्यूस करवा सकते हो अपने वेब ब्राउजर पर जब ये एरर प्रोड्यूस होगा। कैसे? सबसे पहले हम कंट्रोलर पर चलते हैं और एक कंट्रोलर ऐड करवा लेता हूं मैं। तो एक कंट्रोलर ऐड करवाते हैं, एम्प्टी, मैंने इसका नाम रखा यूजर, और इसके अंदर एज यूजुअल जो हमारे पास एक एक्शन मेथड होता है वो हमारे पास रहेगा। तो ये हमारे पास मौजूद, हम जानते हैं कि इसका व्यू मौजूद नहीं, लेकिन जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो एक 404 का एरर आएगा एज वी नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका व्यू मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक एरर हमारे पास कंट्रोलर से उसकी व्यू पर जाने तक मौजूद है। अब हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि जो हमारे पास टाइप ऑफ एरर है ना, ये हैंडल एरर, मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया और अपने क्लास पे, यानी क्लास टाइप मैंने इसको डिफाइन कर दिया हैंडल एरर, ठीक है। आप लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा आएगा, मैंने पेस्ट किया, आप बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। तो हैंडल एरर से मुराद ये है कि इस लॉजिक में जिस तरह से एक ट्राई कैच की एग्जीक्यूशन होती है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास हैंडल एरर के लिए ये पूरा कंट्रोलर रिजर्व्ड हो चुका है, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि इसके मेथड्स किस किस तरह के हो सकते हैं, यानी आप इसको कंट्रोलर वाइज कैसे यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबली कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक्शन मेथड के रिस्पेक्ट से कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के एतबार से अभी टॉप पे रखा है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? इसके बाद तुम अपने वेब कॉन्फिग पर आओगे और वेब कॉन्फिग पर आने के बाद आप ढूंढोगे system.web। तो ये देख रहे हो system.web लिखा हुआ है। system.web के अंदर आना है तुम्हें और यहां पर आने के बाद आप एक टैग बनाओगे कस्टम एरर्स, ठीक है, और इसके मॉड को आप कर दोगे ऑन। दैट्स इट, ठीक है।
तो कस्टम एरर को तुमने यहाँ से क्या कर दिया, ऑन कर दिया है। और अब कंट्रोलर पे वापस चलते हैं। इस चीज को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे कि इस एग्जीक्यूशन की वजह से जो 404 का एरर है वो इग्नोर होगा। मैं डायरेक्टली जंप कर जाऊंगा इस फाइल पर जो कि यहाँ पर एरर की मौजूद है, ठीक है। और ये फाइल जो कि डिफॉल्ट तौर पे शेयर के फोल्डर में मौजूद थी, इसका पर्पस ही यही है कि जब आप अपने कस्टम एरर को यूज करना चाहेंगे तो आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो प्रोग्राम को रन करता हूं, कंट्रोल F5 एंड लेट्स सी user/index। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने user/index लिखा है, ठीक है, और हमें पता है कि हमने इंडेक्स का व्यू नहीं बनाया था, तो हम देख रहे हैं कि हम डायरेक्टली उसी फाइल पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं जिस फाइल के अंदर 2 टैग्स ऑलरेडी मौजूद थे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक वहां पर टैग्स भी बना सकते हैं जिसके जरिए से ये एरर यहाँ पर अकर हो गया और वो फाइल आ गई, और ना ही 404 का एरर नहीं आया। तो फिल्टर्स को यूज करते हुए हमने अपने कंट्रोलर और व्यू के दरमियान वाली चीजों के मुताबिक अपनी लॉजिक को क्रिएट कर ली, जो डेफिनेशन पे भी बताया जा रहा था कि आप अपनी लॉजिक यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब इस अप्रोच को समझना है कि जिस तरह से हमने एक्शन फिल्टर्स को यहाँ पर एक मेथड से यूज किया है, हम यहाँ पर इसे 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो हमने देख लिया कि ये एक तरीका है कि कंट्रोलर वाइज, यानी पूरे कंट्रोलर पर जितने भी यहाँ पर मेथड्स होंगे इसके अंदर, इन सब पर ये इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि अगर तुम चाहते हो कि किसी एक पर इंप्लीमेंट हो, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एक्शन मेथड पे काम कर रहा हूं तो सिर्फ इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया, और अगर मैं फर्दर नीचे जितने एक्शन कंट्रोलर बनाऊंगा तो उस पर वो इंप्लीमेंटेड नहीं होगा। तो 2 अप्रोच ये हो गए। तीसरा अप्रोच है हमारे पास ग्लोबल अप्रोच से मुराद ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट में जितने भी कंट्रोलर बनाओगे और उन तमाम कंट्रोलर पर ये हैंडल एरर क्या करेगा, वर्क करेगा। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप अपने ग्लोबल फाइल पर आए, ठीक है। आप देख रहे हो ग्लोबल फाइल पर हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट का है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट पे जो काम इसको करना होता है वो यहाँ पर डिफॉल्ट तौर पर इसकी सेटिंग मौजूद है। तो आपको सबसे पहले अपने इसी स्टार्ट मेथड पे आना है और यहाँ पर फिल्टर्स क्लास के से कॉल करना है ऐड फंक्शन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फिल्टर डॉट ऐड, और ऐड पर आने के बाद न्यू हैंडल एरर एट्रीब्यूट को कॉल करके हम यहाँ पर इसे टर्मिनेट करते हैं। ओके, हम फिल्टर्स को दूसरी क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी अबाउट दैट, हम यहाँ पर यूज करेंगे फिल्टर कॉन्फिग। तो फिल्टर कॉन्फिग डॉट रजिस्टर ग्लोबल फिल्टर्स, और इसके अंदर हम ग्लोबल रजिस्टर को कॉल करेंगे। तो ग्लोबल फिल्टर्स डॉट फिल्टर्स, दैट्स इट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ग्लोबली डिफाइन कर दिया कि ग्लोबल रजिस्टर फिल्टर इस्तेमाल किया जाएगा जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, विच मीन क्लास क्रिएट करेंगे, और क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं ये क्लास है तो इस क्लास से बाहर आता हूँ, मैंने लिखा पब्लिक क्लास फिल्टर कॉन्फिग बॉडी। बॉडी के अंदर हम स्टैटिक एक मेथड बनाते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड रजिस्टर्ड ग्लोबल फिल्टर्स, और इसके अंदर हम ग्लोबल फिल्टर्स को यूज करेंगे। तो ग्लोबल फिल्टर कलेक्शन, और एज ए लियाज मैंने इसका नाम रख दिया फिल्टर्स, और देन इसकी बॉडी बना दी। तो बॉडी बनाने के बाद अब हम यहाँ पर फिल्टर्स वही लाइन एग्जीक्यूट करेंगे जो मैं ऊपर कर रहा था, यानी फिल्टर्स डॉट ऐड। तो फिल्टर्स डॉट ऐड न्यू हैंडल एरर एट्रीब्यूट, एंड दैट्स इट। ओके, तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने ग्लोबली क्या किया। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन स्टार्ट के अंदर मैंने ये बताया कि रजिस्टर ग्लोबल फिल्टर सप्लाई होगा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके बाद फिल्टर कॉन्फिग क्लास के अंदर मैंने उस फंक्शन को यूज किया जिस फंक्शन को मैंने यहाँ पर ऐड करवाया था, और उसी फंक्शंस में बता दिया है कि एरर हैंडल जो कि इंडिविजुअल एक एट्रीब्यूट था जो मैं अपने कंट्रोलर में ऐड किया जाता था, अब मैं फंक्शंस के थ्रू से ग्लोबली क्या करवा रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ। अब ऐड करवाने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे अपने कंट्रोलर पर,
और अब यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पर ना तो मुझे हैंडल एरर लिखने की ज़रूरत है, ना यहाँ लिखने की ज़रूरत है, ना किसी एक्शन मेथड में, बल्कि मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को रन करूँगा और जितने भी यानी कंट्रोलर होंगे जहाँ जहाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है उस पर सक्सेसफुली मैं क्या कर जाऊँगा, जंप कर जाऊँगा और हमारा प्रोजेक्ट वैसे ही वर्क करेगा जैसे इंडिविजुअली अभी कर रहा था। तो लिहाजा हम इसी पेज को एग्जीक्यूट करते हैं एंड नाउ इट्स वर्क। तो पहली चीज़ को हमने देख लिया कि एक्चुअली हैंडल एरर क्या चीज़ है, ठीक है। हैंडल एरर्स रेज्ड व्हेन अ कंट्रोलर एक्शन इज एग्जीक्यूटेड, और हमने देखा जैसे ही ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है वो एरर प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि हैंडल एरर किस वक्त काम आता है और कैसे आता है, जो कि शेयर के फोल्डर के अंदर मौजूद था। और उसके बाद हमने 3 अप्रोचेस देखे कि जर्नली कंट्रोलर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, पूरे किसी एक खास एक्शन मेथड को कैसे कर सकते हैं, और फाइनली ग्लोबल करने के लिए हमें क्या करना होगा। ओके, नाउ सेकंड एक्शन फिल्टर्स की तरफ अब चलते हैं। सेकंड एक्शन फिल्टर हमारे पास आउटपुट कैश है या आउटपुट कैश। आउटपुट कैश में बताया जा रहा है कैश द आउटपुट ऑफ अ कंट्रोलर एक्शन फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, यानी विच मीन आउटपुट कैश एक्शन फिल्टर हमें एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है किसी भी आउटपुट को एक स्पेसिफाइड टाइम तक रिटेन करने के लिए, ठीक है। सिंपल एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं डेट टाइम नाउ डॉट टू स्ट्रिंग करूं तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम है उस वक्त वो आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगी, लेकिन जब जब मैं पेज को रिफ्रेश करते रहूंगा, क्योंकि टाइम कंटिन्यूसली डेटा है, वो सेकंड टू सेकंड चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर मैंने उस टाइम के ऊपर एक्शन फिल्टर से बता दिया आउटपुट कैश ड्यूरेशन 10 सेकंड, तो इसका मतलब है 10 सेकंड्स तक आपके टाइम का ड्यूरेशन चेंज नहीं हो सकेगा, ठीक है। चेक करते हैं कैसे। तो इस काम के लिए जो ग्लोबल चेंजेस मैंने की थी ना, वो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। समझने के लिए हमने ग्लोबल चेंजेस देख लिया था, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ और साथ ही साथ ये वाली लाइन भी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने इसके लिए ऐड करवाई थी। लिहाजा अब मैं एक और कंट्रोलर ऐड करवाता हूँ और इस कंट्रोलर का नाम रखते हैं हम ठीक है, और ऐड कराते हैं। ऐड करवाने के बाद हम जानते हैं कि अगर मैं अपने कंट्रोलर को के एक्शन रिजल्ट को एक्शन मेथड को स्ट्रिंग कर दूं तो इसका मतलब ये है कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो अब ये व्यू की जगह मैं डायरेक्टली कोई भी स्ट्रिंग कंटेंट लिख सकता हूं एज लाइक दिस, लेकिन यहां पर मैं स्ट्रिंग पे लिखता हूं डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टाइम है इस वक्त वो हमारे इस कैशे के इंडेक्स के व्यू पर मुझे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम रन करता हूं, ठीक है, और उसके बाद कैशे के इंडेक्स को एग्जीक्यूट कराता हूं। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये कैशे डॉट इंडेक्स पर मौजूद है, और जैसे जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करते जा रहा हूं टाइम भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज होता जा रहा है ना, हर सेकंड पर आप देख रहे हो। जाहिर सी बात है, टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, सेकंड इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती जा रही है जैसे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे जितने ड्यूरेशन के बाद। लेकिन डेफिनेशन पर हमें यह बताया गया है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके आउटपुट को कैश को स्पेसिफाइड टाइम तक एक्शन पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए अब हम क्या करते हैं, अपने उस मेथड के पास आते हैं जहां पर हमें उसे कंट्रोल करना है और उस पर हम लिखते हैं आउटपुट कैश, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आउटपुट कैश, और उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे और उस पर लिखेंगे हम ड्यूरेशन, ठीक है। आप देख रहे हो पैरामीटर ड्यूरेशन का मौजूद है, और जो ड्यूरेशन आप यहाँ लिखेंगे वो एज अ सेकंड काउंट होगा। तो सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेकंड इसकी ड्यूरेशन है सर्वाइवल की, कि ये रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जैसे जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ हर सेकंड पर टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो कंट्रोल एस करता हूँ, प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, और उसके बाद देखेंगे कि अगर मैं 10 सेकंड के अंदर पेज को रिफ्रेश करता रहूंगा तो टाइम चेंज हमारा नहीं होगा जब तक 10 सेकंड ना गुजर जाए। तो मैं उसी कंट्रोलर पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो एग्जीक्यूट हो चुका है, मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूं, आप देख रहे हैं अभी भी कोई सेकंड में चेंजेस नहीं आई, 1 से 2 सेकंड गुजर चुके हैं, अभी भी मैंने किया नहीं हुआ है। तो जब तक 10 सेकंड नहीं हो जाएगा उस वक्त तक ये चेंज नहीं होगा, और जैसे ही 10 सेकंड आपके कंप्लीट होंगे तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद जो यहाँ पर 22 लिखा हुआ है उस ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट से अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो जैसे देखो मैंने किया, अब वो खुद ब खुद किस में चला गया, 34 पे चला गया, कि जो इसकी चेंजेस थी। तो ये डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या था,
एक छोटी एग्जांपल थी आउटपुट कैश की कि आउटपुट कैश एज अ एक्शन फिल्टर किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम अपने कंट्रोलर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक खास ड्यूरेशन तक रिटेन रहने के लिए। ओके, तो तीसरा हमारे पास एक्शन फिल्टर है ऑथराइज्ड। एज अ नेम सजेस्ट के ऑथराइज्ड से हमें ये पता चल रहा है कि अपनी वेबसाइट पर हम किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो फर्दर पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकता या आगे नहीं जा सकता। ठीक है, ऑल्दो हम इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो ऑथेंटिकेशन पे कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने एक्शन फिल्टर इसलिए नहीं बताए थे कि एक बड़ा टॉपिक है और अभी आप देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट चीज़ों को किस तरह से प्रैक्टिकली किया है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बात हमें और भी आसानी से समझ में आएगी कि एक सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्टर से हम कितनी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और कैसे। तो बताया जा रहा है इनेबल यू टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ पर्टिकुलर यूजर ऑल रोल, यानी किसी खास यूजर को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ जाए या आप उसके रोल को डिफाइन करवा रहे हैं, तो इसके जरिए से आप ऑथराइज्ड को यूज कर सकते हैं। कैसे, तो प्रैक्टिकली आप देखते हैं। एज यूजुअल जितने भी हमने अभी तक एक्शन फिल्टर किए हैं एक सेपरेट मैं कंट्रोलर पे करवा रहा हूँ ताकि बात हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मैं एक और कंट्रोलर ऐड करवाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ AUTH ओनली। ठीक है, यू कैन राइट एनी मीनिंगफुल नेम। अब कुछ हम यहाँ पर एक्शन मेथड यूज करवाते हैं यानी ऐड करते हैं, जिसके लिए मैं लिखता हूँ कि सेव्ड, नॉट सेव्ड और इसी तरह लॉगिन। ठीक है, और इसका क्या पर्पस है वो अभी हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट, और इसको कह दिया मैंने सेव्ड। ठीक है, पेस्ट, नॉट सेव्ड एंड सिमिलरली लॉगिन। ठीक है, तो सेव्ड से यहाँ पर मुराद ये है कि ये एक एप्रोप्रिएट तरीका है। ठीक है ना, सेव मेथड है। नॉट सेव से मुराद ये है कि ये सेव मेथड नहीं है लॉगिन होने के लिए, जबकि सिंपल जो लॉगिन है वो सही तरीका है कि आप यहाँ पर जाएं और उसके बाद यूज करें। तो हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास नॉट सेव्ड मेथड है वहां पर एनोनिमस यूजर को हम अलाउ कर देते हैं कि जो भी चाहे इसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो नॉट सेव पर आने के बाद मैंने यहाँ लिखा अलाउ एनोनिमस यूजर। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी अननोन बंदा आकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है, इस एक्शन मेथड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेव मेथड है। तो अगर मैं सेव की बात करूं तो इसका मतलब ये क्या है कि ये सिक्योर तरीका है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑथराइज्ड सेव तरीके में यही होता है कि सबसे पहले यूजर अपने आप को लॉगिन करे, उसके बाद फर्दर वो कहीं पे भी जाना चाहता है तो जा सकता है। तो इसके लिए एक्शन रिजल्ट पर मैंने लिखा ऑथराइज्ड। तो आप देख रहे हो ऑथराइज्ड लिखा रहा है। अब ये काम करेगा क्या? एक्चुअली जब तुम कोशिश करोगे नॉट सेव मेथड को यूज करने के लिए तो आप इसकी व्यू पे इजीली रिडायरेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये अलाउ कर रहा है आपको एनोनिमस यूजर के लिए कि आप यहां जा सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम सेव को एक्सेस करना चाहोगे ना, तो ये ऑथराइज एक्शन फिल्टर आपको डायरेक्टली कहां पर रिडायरेक्ट कर देगा? लॉगिन पर। ठीक है, क्योंकि यही इसका मतलब ये है कि एक्शन फिल्टर का कि ऑथराइज यूजर से मुराद ये है कि जब तक यूजर ऑथराइज नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, उस वक्त तक तुम किसी दूसरे एक्शन मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी के साथ सिर्फ एक वर्ड लिखने से वो तमाम चीजें ऐड हो गई यहाँ पर जो एक मीनिंगफुल वेबसाइट पर हम ऐड करना चाहते हैं कि भाई पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद ही फर्दर आगे प्रोसीड हो सकता है। ऑल्दो जब हम ऑथेंटिकेशन पे थे तो वहां पर कंडीशन देते थे कि अगर कोई इसको एक्सेस करना चाहता है तो हम रीडायरेक्ट हो जाए, यूजर कहाँ पे चले जाए, दूसरे एक्शन पे चला जाए, तो वहां पर कंडीशंस थी, तो थोड़ा सा वो टफ था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन फिल्टर्स की वजह से वो तमाम हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो जिस तरह से हमने तमाम कंट्रोलर्स के एक्शन मेथड बनाए तो सबके हम क्या बना लेते हैं? व्यू बना लेते हैं। तो मैं ऐड पर जाता हूँ और एक ब्लैंक व्यू बना देता हूँ, उसमें सिर्फ लिख दूंगा सेव मेथड। तो मैंने इसको ब्लैंक जो लिखा हुआ है वो उसमें लिखे रहने देते हैं। दोबारा चलते हैं और नॉट सेव पर चलते हैं। मैंने इसका भी व्यू क्रिएट कर लिया और सिमिलरली हम लॉगिन का भी व्यू क्रिएट कर लेते हैं। लॉगिन पे कुछ कोड कॉपी पेस्ट करूंगा एज वी नो कि किस तरह से हम HTML हेल्पर को यूज़ करते हैं, उसमें किस तरह से बटन बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें हम जान चुके हैं। तो मैं इसका भी एक एम्प्टी व्यू बनाऊंगा और उसके अंदर कुछ HTML हेल्पर के कोड को ऐड कराऊंगा ताकि लॉगिन का एक व्यू आ जाए। तो ये कुछ मैंने कोड यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, हम जानते हैं कि हम HTML के टैग को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और फिल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, HTML हेल्पर को तो यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स है, फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स है जो पासवर्ड के लिए, फिर यहाँ पर सबमिट का बटन है
और उसके बाद एक लेबल पर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट्स इट ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ व्यू दिखाने के लिए कि लॉगिन का व्यू कैसे दिखेगा। ठीक है, अभी हमारा पर्पस कोई भी डेटाबेस के साथ नहीं है, अभी हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि ऑथराइज्ड वर्क किस तरह से करता है। तो ये मैंने व्यू बना दिया। अब हमें क्या करने की जरूरत है, हमें अपने वेब कॉन्फ़िग पे जाना है और system.web के अंदर आना है। आप system.web के अंदर देख रहे हो कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मोड नन लिखा हुआ है ना, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा ऑथेंटिकेशन मोड नन को, और यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन का टैग ओपन क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ऑथेंटिकेशन ओपन हुआ, ऑथेंटिकेशन क्लोज हुआ, और मोड पे मैंने नन की जगह क्या लिख दिया, फॉर्म्स। और उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म का लॉगिन यूआरएल देंगे कि एक्चुअली जो ऑथेंटिकेशन काम करेगा, जो आपने वहां पर टैग बनाया है, वो एक्चुअली रीडायरेक्ट करेगा कहां पर। ठीक है ना, अगर कोई सेव मेथड को एक्सेस करना चाह रहा है तो हमें लॉगिन पर आना है ना। तो लॉगिन पर आने के लिए ऑथेंटिकेशन के फॉर्म्स में मैंने बताया कि हमारे पास एक कंट्रोलर है AUTH के नाम से, उसमें हमारे पास एक एक्शन मेथड है लॉगिन, तो यहां पर आ जाओ, और वही हमने यहां पर कर दिया। लिहाजा अब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं ऑथेंटिकेशन लिखने के बाद system.web पर, और अब मैं अपने कंट्रोलर पर आता हूं और अब मैं डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूं सेव को। तो देखते हैं कि ये हमें क्या चीज रिटर्न करती है। लेट्स सी। तो AUTH कंट्रोल F5, तो AUTH सेव पर मैंने क्लिक किया और आप देख रहे हो कि मैं रिडायरेक्ट कहां पर हो गया, लॉगिन पेज पे। ठीक है, मैं दोबारा शो करता हूं, /AUTH और उसके बाद सेव्ड नाम था। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं कहां पर आ गया, रिडायरेक्ट होकर लॉगिन पर। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑथेंटिकेशन पे ये चीजें मेंशन है कि जब यूजर सेव मेथड को एक्सेस करना चाहेगा तो ही वो लॉगिन पर जाएगा। नॉट सेव की जहां तक बात है कि उस पे क्या होता है, तो हम यहां लिखते हैं AUTH एंड नॉट अंडरस्कोर सेव्ड। ठीक है, तो उस पे हमारा कोई खास व्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफॉल्ट तौर पर एक टेक्स्ट आता है, तो आप देख रहे हो नॉट सेव यहाँ पर लिखा है। तो थोड़ी सी हमारा जो सेशन था थोड़ा लॉन्ग हुआ, लेकिन हमने हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखा कि एक्चुअली एक्शन फिल्टर्स क्या हैं। ठीक है, एक्शन फिल्टर्स तीनों को देखा हमने कि प्रैक्टिकली किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और एट लास्ट हमने ऑथराइज के मेथड को भी देखा कि ऑथराइज्ड किस तरह से काम करते हैं, और मीनिंगफुल यहाँ पर डेफिनेशन देखी है कि एक सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड का एक्शन फिल्टर ऐड करने से हम किस तरह से अपने कंट्रोलर के अंदर चीज़ों को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं।